गुड इवनिंग एवरीवन। जे प्रीवियस लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स खत्म होने के बाद जो सबसे ऑब्वियस प्रोग्रेस है वो स्वाभाविक है, डीपीएसपी की तरफ ही जाएगा। समझते ना कि क्या है सर डीपीएसपी। इसका एक पहले मेंटल ढांचा बना लेते हैं, कहीं कहीं पर हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी बट बन जाएगा। जैसे टॉपिक का नाम लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कोई मुझे पूछता है कि ये क्या है सर। जैसे डायरेक्टिव का मतलब डायरेक्ट करना, डायरेक्ट का मतलब है दिशा देना करना। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? हाँ, सिद्धांत है ना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब है किसी सिद्धांत की तरफ दिशा देना। स्टेट का मतलब स्टेट, पॉलिसी का मतलब नीति। इसका मतलब यह है कि सरकार पूरी कोशिश ये करे, सरकार पूरी कोशिश ये करे कि इसमें आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 में जितनी भी चीजें लिखी है सरकार की नीतियां उसी दिशा की तरफ हो। आई रिपीट, सरकार की नीतियां उसी दिशा की तरफ हो। यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। दूसरा, मैं पढ़ाने के हिसाब से बच्चों इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। किताब में भी इसी तरीके का डिस्क्रिप्शन है। किताब में 3 पार्ट है। एक जगह मुझसे भी तैयारी करते वक्त गलती होती थी, आज उसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। जैसे मैं यहां पर ना 36 और 37 नंबर लिख रहा हूं। फिर जैसे एक वर्ड लिख रहा हूं सोशलिस्ट, एक वर्ड लिख रहा हूं गांधीयन, और एक वर्ड लिख रहा हूं लिबरल, इंटेलेक्चुअल। ये क्या लिख रहे हैं सर? लिखना ये चाह रहा हूं कि डीपीएसपी ना के 3 सिद्धांत हैं। कुछ सिद्धांत, जैसे सोशलिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? समाजवाद। तो इसमें ना कुछ सिद्धांत समाजवादी है, कुछ सिद्धांत गांधीयन है। जैसे उबासी ले रही है, ओके। कुछ सिद्धांत जैसे लिबरल मतलब क्या? खुले विचारों का। इंटेलेक्ट मतलब बौद्धिक, समथिंग लाइक दैट। तो खुले विचारों का, बौद्धिक, वो वाला एस्पेक्ट होना चाहिए। मोर ऑफन देन नॉट बच्चों को ये वाला पार्ट समझ आता है। तो इसमें क्या कर रखा है सर? जैसे आर्टिकल नंबर्स ये वाले डाल रखे। आप 1 मिनट इधर देखिएगा। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47। गांधीयन में 40, 43, 43B, 46, 47, 48। लिबरल इंटेलेक्चुअल में 44, 45, 48, 48A, 49, 50। टोटल मार्कर का अगर कलर चेंज करके बात करूं तो इसमें टोटल 8 है, इसमें टोटल 6 है, और इसमें टोटल 7 है। मैं तो बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, तो भी देख देख के किताब में आर्टिकल लिखना पड़ता है। क्या फ्लॉ है? क्या फ्लॉ है? क्या गलती है? देख देख के पढ़ाते हो सर। हाँ, क्रोनोलॉजिकल क्या नहीं है मतलब? नंबर्स एक सीक्वेंस में होते
सोशलिस्ट के अंदर थैंक यू। जैसे 38, 39, 39 है तो 40 भी सोशलिस्ट होना चाहिए था ना। गांधीयन 40 है, फिर 41, 42, अरे 43 गलती हो गई, यही तो गलती है। 43 मुझे चेक करना पड़ेगा, वो स्लाइड में कर लूंगा। फिर 43, 43A, फिर 43B, फिर 44, 45। क्रिटिसिज्म पढ़ाना तो नहीं पड़ेगा ना। आप 3 पार्ट में तोड़ रहे थे तो सीक्वेंस रखते फंडामेंटल राइट की तरह, तो बच्चों को भी बढ़िया रहता। पहली बात क्या लिखा है सर, सुनते हैं। ओके, जैसे सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है ना। जैसे समाजवाद का है ना, जैसे ऐसा समाज होता है, कोई ना कोई ऊपर कोई ना कोई नीचे होता है, तो जैसे समाजवाद, समाजवाद इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है ना। तो डीपीएसपी में जितने भी सिद्धांत होंगे, जो सिद्धांत सोशलिस्ट है, उन सिद्धांतों में किस चीज की बात हो रही होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो बेकार बात है, जो होंगे तो सब इधर उधर होंगे ना, कोई थोड़ा बड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कर करके, है ना। तो इसमें कौन से सेगमेंट को, एनी वल्नरेबल, इट कैन बी अ रिच मैन ऑल्सो, मैन मेल ऑल्सो, हु नोस। सही है, ये इधर लिखा है। गांधी जी अगर उनके प्रिंसिपल्स को ठीक से जानता हो तो क्या बोलेंगे, हरिजन, गांव, गाय भैंस बकरी, यही सब पे उनके सिद्धांत होंगे। ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सही है। इसके ऊपर कुछ चीजें लिखा था, लिखो। फर्स्ट, फ्रॉम आयरलैंड, फ्रॉम आयरलैंड आर novel features, are novel features, philosophical part, are novel features, philosophical part, conscience, and my favorite, to strengthen economic and social democracy. सही है। एक दो चीजें मार्क करा रहा हूं, बात करो बच्चों। टू स्ट्रेंथन सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और फंडामेंटल राइट किस चीज़ के लिए था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ओके, स्टोरी, स्टोरी नहीं, हिंदुस्तान आज़ाद होने के पहले जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही कहाँ गया, हाँ सेकेंड पॉइंट, वो किधर गया, अच्छा, they haven't marked, they are a instrument of instructions। का मतलब क्या होता है, इसको जाने दो, इसका एक जनरल मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए, तो अब आप क्या करेंगे, आप उसी आधार पे चलेंगे, तो उसी को तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं ना।
उसी को तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं ना। तो लोग क्या बोलेंगे, सर ने अपनी तरफ से कुछ प्रिंसिपल्स पे चलने का एक डायरेक्शन दे दिया है। तो हमने कहा हाँ 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 बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। फिर ये फीचर्स में आएंगे, फीचर में जितनी बात करनी थी वो मैं अपनी तरफ से कर चुका हूँ। थोड़ा आपका भी नॉलेज ठीक हो गया होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 किया, फिर सिटीजनशिप पार्ट 2 किया, फिर पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स किया। तो बहुत ही स्वाभाविक है कि डीपीएसपी पार्ट सही है। वो पार्ट 4 होता है। 1935 के वक्त यही इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हुआ करता था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, वो अभी बात करेंगे। ऐसा ऐसा बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि प्लीज़ इसका ध्यान रखना चाहिए वगैरह। ठीक है, रखेंगे। यहाँ से सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स शुरू होते हैं, यहाँ से सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स शुरू होते हैं, सही है। तो जो लिखे हैं मैंने बोर्ड पे आपको मैच करने है ना, 2 मिनट निकाल के पढ़ना है ना। चल देखते हैं, 38 पढ़ लो, 39 पढ़ लो, 39A, 41, 42, 43, 44। हाँ 43 दोनों में दिया है, दोनों में है। खाली बता रहा हूँ, जैसे दोनों में लिया हुआ है ना, इसीलिए उधर 9 में 8 की गिनती है। एक राउंड पढ़ते और दिमाग चलाते कि हाँ सोशलिस्ट है कि नहीं। तो उसमें पहले वाले में समझ आता है ना 38 में, टू डायरेक्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग दिस दैट। जैसे कल हमने 39 किया था, 39A B C D E F 4 है ना। तो उसमें जो कल हमने 31C के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था वो 39B और 39C पढ़ा था। और ये बात हुई थी कि अगर कभी भी 39B और 39C की बात आएगी तो आर्टिकल 14 और 19 अगर चला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर वो फंडामेंटल राइट गया तो कोई बात नहीं। तो सर ऐसा क्या लिखा है उसमें कि गया तो कोई बात नहीं? उसी में तो लिखा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड होना चाहिए। कहने का मतलब रिसोर्स को अगर हिंदी में संसाधन कहते हैं कि अगर संसाधन का बंटवारा किसी भी ठीक काम के लिए किया जाएगा तो इस चीज को प्रामाणिकता दी जाएगी। यही कह रहे हैं ना हिंदी में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर संसाधन को किसी भी प्रकार से बंटवारा अगर इक्वालिटी के लिए किया जाएगा तो उसको प्रामाणिकता दी जाएगी। ऐसे में ऐसा हो तो सकता ही है ना कि किसी का 14 और 19 चला जाए, किसी के पास 500 बीघा जमीन है, इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए उसके 10-20 बीघा लेके किसी को दे दी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो अगला क्या बोलेगा, मेरा तो फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम चला गया। भाई साहब अब ऐसे में 14 और 19 जाएगा ही। किसी को भी इक्वल करने के लिए ले जाओगे इधर से तो सबसे पहले इसका कौन सा राइट जाएगा, राइट टू इक्वालिटी। तो पर इसका जाएगा तभी तो इसका आएगा। सी सॉ मालूम है ना, तो बैठते तो अगर एक जो इस दोनों ऊपर, फिर वो झूला ही नहीं है फिर जब दोनों ऊपर है। सो इसीलिए 39B में ये लिखा है और 39C में लिखा है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसी भी एक जगह या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसी भी एक जगह एकत्रित होने लग गया तो हम उसको प्रिवेंट करेंगे। सही है, हाँ तो उसको प्रिवेंट किया जाएगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए किसी के पास से लेकर किसी को दिया जाएगा। तो इसीलिए जो अभी आप पूछ रहे थे, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैं यही कह रहा था, ये स्पेशली औरतों बच्चों ये सब के लिए किया जाता है। तो इनका ये क्वेश्चन था कि सर कल मैंने वीडियो को फिर से देखा था तो उसमें ऐसा था कि एग्जैक्ट औरतों बच्चों, मेरा खाली संदर्भ वो था, बट मैं ये बता रहा था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन नहीं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को भी फेरो। तो ये इधर से इधर की बात कर रहा था मैं। वो 39 में 39A टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। फिर इसी तरीके से 41, 42, 43, 43A, 47 पढ़ने में आ रहा समझ में? सब कुछ एक जैसा लग रहा है ना? एग्जाम में भी लगता है, एग्जाम में भी लगता है एक जैसा, मार्क्स भी एक जैसे ही आते हैं पिछली बार जैसे।
सही है। गांधीयन प्रिंसिपल देखते 40 में गांधी जी कह रहे विलेज पंचायत ठीक से ऑर्गेनाइज कीजिए ना। 41 में गांधी जी बोल रहे कॉटन इंडस्ट्रीज ठीक से, 43 में गांधी जी बोल रहे कॉटन इंडस्ट्री ठीक से लगाइए ना। 46 में गांधी जी बोल रहे एससी और एसटी के लिए प्लीज किसी भी प्रकार का अन्याय या एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, उस चीज का ध्यान रखिए ना। 47 में बोल रहे हैं कि प्लीज शराब और नशा ना करें। 48 में ये बोल रहे हैं कि प्लीज गाय का बछड़ा या कोई भी दूध देने वाला जो प्रजाति होता है उसको मारे ना। सही है। गांधीयन प्रिंसिपल। लिबरल इंटेलेक्चुअल मेरे काम का है, आपको भी कुछ चीजें पे काम करना पड़ेगा। लिबरल इंटेलेक्चुअल में 44 गाइस, यूसीसी एक रिक्वेस्ट है, घर जाकर पढ़िएगा जरूर, करंट अफेयर में बहुत चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, चर्चा क्या है वो 2 लाइन में बता देता हूं। पहले आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल में लिखा है सब सिटीजन के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री। का मतलब क्या मालूम? यूनिफॉर्म मतलब एक, सिविल मतलब नागरिकता के हिसाब से। कहने का मतलब हिंदू के लिए अलग है, मुसलमान के लिए अलग है, सिख के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग प्रावधान जो बना रखे हैं ना हमारे देश में, सबको हटा के यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी चाहिए। इस पे कुछ अच्छा, इसकी जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है फिलहाल। देश तो ये पूरा एक साथ एक पॉसिबल नहीं है। कुछ राज्यों ने इसको अमल कर दिया है। गुजरात उन राज्यों में से है जिसने यूसीसी अमल करने को लेकर कमेटी बना दी है। वो कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी, अगर एक्सेप्टेंस आएगा स्टेट लेजिस्लेचर में पास होगा और हमारे राज्य में यूसीसी लगेगा। यूसीसी अगर लगेगा तो अभी जो करंट लेवल पर चर्चा है वो यही चर्चा है कि सब कुछ थोड़ा हिंदू हिंदू ज़्यादा हो जाएगा। तो जो माइनॉरिटी रिलीजन वाले, उनका ये कहना है कि यूनिफॉर्मिटी से माइनॉरिटी को दिक्कत है या दिक्कत हो सकती है। तो इसकी चर्चाएं हैं। तो चर्चा क्या हो रही है, जो गवर्नमेंट्स इसको लेकर आई है उनकी तरफ से, कि हम तो संविधान में लिखे जो डायरेक्शंस हैं उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। तो फिर एक चर्चा होने लगी कि सर, तो जैसे क्वेश्चन देखना, जैसे सर अगर इन प्रिंसिपल्स को हमको लागू करना है तो क्या करना पड़ता है सर? मतलब अभी से 5 मिनट बाद, मतलब ये जितने हैं ना, इन सब पे हिंदुस्तान में मिनिमम 2 से 3 एक्ट है। 2 से 3 एक्ट, 2 से 3 एक्ट, क्योंकि ये तो डायरेक्शन है ना, सिद्धांत है ना। फिर इसके बाद तो प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल्स पे चलने के लिए कानून तो लेकर आना पड़ेगा ना, हमको आगे मैप करके पढ़ना पड़ेगा। गांधी जी के 6 हो गए क्या? आगे बढ़े। सो लिबरल इंटेलेक्चुअल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ेगा। आई हैव अ क्वेश्चन नाउ। 45 को किससे कंपेयर करने बोला था? टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्ड 45 को किससे कंपेयर करने बोला था? हाँ, 21A। एक और बोला था, और मुझे याद है जब 21A पढ़ा रहा था तब मैं उस पर आया था। 51A क्लॉज के, धागे धागे भर का फर्क है, उस पर भी बात हुई थी। क्योंकि 21A में 6 से 14 साल वालों को फ्री एजुकेशन है, 45 में केयर देना है, फिर इस वाले में वापस से 6 से 14 साल बाद। ये हमारी बात हुई है और गलती होने के चांसेस एक्सट्रीमली हाई है, इसकी भी चर्चा है। लिबरल इंटेलेक्चुअल में एक और है ना। सो उसमें एक UCC है, एक 6 साल तक के बच्चों के लिए है। जैसे
एक जगह जहां मुझसे गलती हुई थी एग्जाम में, जैसे 48 में लिखा है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस होना चाहिए। कैसा वाइब देता है ये? एग्जाम में ना गांधीयन वाइब देता है। एग्जाम में ना 48 नंबर गांधीयन वाइब देता है, बहुत लोग टिक मारते हैं, फिर घर आके देखते हैं गांधी जी के तो 6 ही थे, तो संविधान बदलने तो गए नहीं एग्जाम में, नंबर कटाने पड़ते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक बनाने को लेकर बात हो रही है। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, साइंटिफिक का मतलब वैज्ञानिक। गांधी जी किसी भी चीज में आधुनिकता और वैज्ञानिकता की बात नहीं कर रहे थे, वो तो विलेज वाले ही एस्पेक्ट को, प्राचीनता को कंजर्व करने को लेकर बात कर रहे थे ना, उस चीज का ध्यान रखें। ओके, फिर उसके बाद है 48A, इसको किससे कंपेयर करना है? क्या हुआ? हाँ हाँ, इसीलिए तो मार्क करा रहा हूं। 48A में लिखा क्या है? थैंक यू। आपको अगले वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा, आर्टिकल 51A क्लॉज G। क्लॉज G इज गोवा। आर्टिकल 51A क्लॉज G के साथ इसका कंपैरिजन होगा। सबसे अजीब बात बता दूं, आर्टिकल 51A क्लॉज G में क्या लिखा है पता है? कि आप ना नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। इस वाले में लिखा है एनवायरनमेंट को, इस वाले जैसे पहले यही वाला पढ़ लेता हूं, इसमें लिखा है आप प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव करेंगे एनवायरनमेंट को और सेफगार्ड करेंगे जंगल और वाइल्ड लाइफ को। उसमें लिखा है कि आप प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट को। ये कोई सवाल है? और फिर लिखा है कि जिसमें आप जंगल, तालाब, नदी, वाइल्ड लाइफ, उनके प्रति कंपैशन और लिविंग क्रिएचर रखेंगे। तो सर आप ये सब क्या कराते रहते हो, है ना? मैं तो क्वेश्चन भी बनाता हूं बहुत खूबसूरत वाले, कैसे पता है? द फॉलोइंग वर्ड्स वाइल्ड लाइफ, creatures, environment, lakes, rivers, कुछ भी लिख दूंगा, एक और क्या लिखूं? फॉरेस्ट। Which of the following are mentioned in DPSP of the Constitution? A 1 and 2, B 1, 2 and 3। हाथी को पता है जंगल कहाँ था? आर्टिकल है ना, बारीकी लैग नहीं हो सकती, जंगल ड्यूटी में। ध्यान रखना, मैं क्या करूं, एग्जाम में आता है, जिम्मेदारी है बस पढ़ाने की। ओके, ऐसा ही एक और बीमारी है, देखते हैं आर्टिकल 49, उसमें क्या लिखा है? टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट, ध्यान से सुनना, टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स जो आर्टिस्टिकली का मतलब होता है कलाकृति के हिसाब से, हिस्टोरिक इंटरेस्ट का मतलब होता है ऐतिहासिक रूप से इंटरेस्ट हो, और जो नेशनल इंपॉर्टेंस का पार्ट हो। इसी को प्लीज कंपेयर करके देखेंगे 51A क्लॉज G से। जी में क्या दिख रहा है? जी में क्या दिख रहा है? टू प्रोटेक्ट, सॉरी एफ, माय बैड, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, सही है? आई रिपीट, 49
is with 51A clause F. सही लिखा है ना मैंने, उल्टा लिख दिया. Can somebody help? जैसे 48A is with and 49 is with. Thank you. सही है, सही. Coming back. So 50 to separate executive from judiciary and 51 to promote international peace. ये वो सब लिखा है. सही है. तो ये लिबरल इंटेलेक्चुअल तो दिख रहा है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है. हमको लाइफ को थोड़ा आसान बनाना है. आसानी में ऐसा है कि इस टॉपिक, ध्यान से, इस टॉपिक में जब आगे जाते हैं ना, फीचर्स, हाँ समझ गए क्या फीचर है. अब तो जब पढ़ ही लिए तो समझ ही आ रहा है. सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स भी समझ आ रहे हैं क्या क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल्स भी समझ आ रहे हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल भी समझ आ रहे हैं कि क्या है. ठीक है. अब लिखा है न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. हमको ना हमारे कोर्स को बढ़ाना नहीं है, एक ही पेज बना के रखना है डीपीएसपी का. अब सुनना, जैसे इसमें लिखा है 42nd अमेंडमेंट 1976 में 4 डीपीएसपी जोड़े थे, 39, 39A, 43A, 48A. ठीक है भाई. फिर लिखा है कि 44th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 38 जोड़ा था. फिर लिखा है 86 अमेंडमेंट ने आर्टिकल 45 जोड़ा था. फिर लिखा है 97th ने 2011 में एक नया डीपीएसपी 43B डाला था. ऐसा सब कुछ लिखा है ना अंग्रेजी में, तो ये पढ़ पढ़ के याद करने में तो तकलीफ हो जाएगी. चलो कुछ अच्छा करते हैं. मैंने मार्कर का कलर चेंज किया. पहला अमेंडमेंट कौन सा है ना, ये मैंने लिखा 42nd. कौन सा साल है ना. आर्टिकल नंबर बोलना कौन कौन से किए. सही है. 4. फिर अगला कौन कौन सा है. 38. फिर अगला ईयर कौन सा. फिर 21A इज अ फंडामेंटल राइट. फिर साल कौन सा. हो गया ना उसी पेज में सेट. कितना करेंगे. तो जब ये पेज हमारे सामने हो ना, तो हमको क्या पता चलना चाहिए, ओके ये नंबर्स है, ओके ये तब अमेंड हुआ है. जो इसका कंटेंट है मान ले, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए तो उपाय नहीं है, पर उसके हिसाब से ये चीज़ें सेट होनी चाहिए कि मैं जब 45 पढ़ूँ तो मेरे को पता होना चाहिए कि मुझे 21A और 51A क्लॉज के पढ़ना है, और इसी के साथ ये वाला पढ़ना है, इसी के साथ ये वाला पढ़ना है. ये पता होना चाहिए. और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से, मार्किंग के हिसाब से ख़त्म हो जाना चाहिए. टोटल मिला के कितने डीपीएसपी है, 8, 6, 14 और 7, 21. ये इसका बेसिक फंडामेंटल है. एक 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 करके डाला. चल बता, इतनी देर से पढ़ा रहे हो, क्या गलती कर रहा हूं मैं. क्योंकि मैंने ना यूपीएससी के एग्जाम में एक प्रीलिम में किया हुआ है. मैं क्या गलती कर रहा हूं, मतलब मैं ना सही से पढ़ा नहीं रहा हूं. आप चाहो तो आप नेक्स्ट पेज पे जाके देख सकते हो कि क्या. अच्छा चलो हम ही चलते हैं. सोशलिस्ट, गांधीयन, फिर ये बात कर ली कि कब कौन सा नया डीपीएसपी ऐड हुआ. सही बात है. सैंक्शंस, ये बात हो रही थी कि क्यों डीपीएसपी लाया गया वगैरह वगैरह. तो उसमें एक चर्चा है, मान ले कि ये इस कारण से लाया गया, उस कारण से लाया गया. ठीक है, वो तो चर्चा है. फिर इसके क्रिटिसिज्म है.
लीगल तो है ही नहीं, इलॉजिकली अरेंज्ड है, थोड़े कंजर्वेटिव है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है, समझ ही नहीं आता कि कभी भी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट का सबसे इजी एग्जांपल, जैसे 39B और 39C का जूता ऊपर रखने गए तो पता चला 31B की तहत 14 और 19 चले गए, तो मतलब कभी ये ऊपर, कभी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है। जब इतना ही 39B और C को लाना था तो उसी को 14 और 19 में डाल देते, पढ़ना तो कम हो जाता। ऐसे कौन करता है? सही है। फिर यूटिलिटीज का क्या काम आता है? बहुत सारा काम आता है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इसकी तो अपनी चर्चा हुई है। सही है। जैसे ये ना ये दे एम्पलीफाई द प्रीएम्बल, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी मेंटेन करके देते हैं। फिर क्या बोलते हैं? हाँ, दे एनेबल द ऑपोजिशन टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस। ये सब इसके बारे में कॉमन अच्छा बात लिखा है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जब आप खुद घर पे आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ तो ये यही कर रहे हैं, ठीक है। और अब तो हम आदी हो गए होंगे ना, चैप्टर के स्टार्ट और चैप्टर के एंड में जो आर्टिकल्स को लेकर कुछ बात किया होता है, तो अपने को डिसेंट लेवल समझ आता है कि आगे और पीछे उसकी बात क्यों कर रखी है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीप पीएसपी। अब इसमें ऐसा है, चंपका दोराई गोलकनाथ, वो किधर गया? हाँ, जैसे चंपका दोराई राजन केस, गोलकनाथ केस, फिर से गोलकनाथ, फिर केशवानंदा भारती, मिनर्वा कहाँ है, और फिर मिनर्वा मिल्स केस। क्या है सर ये? बोर्ड पे ये घड़ी वाला हाथ फंडामेंटल राइट, डीपीएस पे क्या लड़ाई है पता है? क्या लड़ाई है पता है? चारों केस में क्या बात होती होगी, है ना? टुडे मिनर्वा के बाद दे आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कोई किसी से ऊपर या नीचे नहीं है, कोई किसी से आगे या पीछे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हर बार एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वही इस 2 पेज की स्टोरी में लिखा है कि चंपकम दोराई राजन केस में बोला कि वो ऊपर रहेगा, फिर गोलकनाथ केस में पता चला नहीं ये ऊपर रहेगा, फिर उसके बाद केशवानंदा भारती केस में बोला नहीं दोनों एक साथ रहेगा, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में फाइनल कर दी कि हाँ बिल्कुल दोनों एक साथ ही रहेगा। इतने में ये खत्म हो जाता है, ये तो चैप्टर ही खत्म हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, मेरे लिए करना ये पड़ेगा कि पॉइंट नंबर 3 से आप अपने बुक में दोनों साइड के पेजेस हैं, एक साइड पे प्रिंसिपल्स, एक साइड पे आर्टिकल्स एक साथ है ना। आप अपने बुक में मुझे, अच्छा मेरी क्या इच्छा है कि मेरा बच्चा मुझे पॉइंट नंबर 3 के इन एक्ट्स को देखते हुए ये बताए कि ये कौन से डीपीएसपी के तहत इंप्लीमेंट हुए होंगे। बताओ। मेरा सवाल समझ गए? बहुत सारे एक्ट्स लिखे, तो मेरा सवाल ये कि ये कौन से डीपीएसपी के तहत इंप्लीमेंट हुए होंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम आर्टिकल 38 फेयर, और कुछ और कोई 38 के तहत कैसे बोला? टू मिनिमम परफेक्ट, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, इनकम स्टेटस, वैल्यू एंड अपॉर्चुनिटी। अगर 38 है तो 38 के अलावा भी कोई होगा क्या सेट? हाँ 39 है, यही घर जाकर करना है। सुनिए 38 मान ले 39 है, इससे हमको ये पता चलता है कि हम समझ पा रहे हैं। एक और ट्राई करते हैं 40, ये 4 सॉरी 42। मैच करो बैठेगा।
क्योंकि उन आर्टिकल्स में तो देखने पढ़ने को ज़्यादा है ही नहीं, तो उसको पढ़ने के बाद यही तो उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है जो हम ठीक कर सकते हैं। आर यू अग्रीइंग? थैंक यू। जैसे 6 वाला लो, 6 39A, कोई भी, आई एम जस्ट टेकिंग सैंपल्स। आप समझ पा रहे हैं? प्लीज आप अप्लाई कीजिएगा, कुछ खास नहीं करना है, उधर एक लाइन देखनी है और यहां से समझना है क्यों, इसी, और कोई तरीका नहीं है और कोई खास बात नहीं है जिससे अपना डीपीएसपी मजबूत हो सके। फेयर? तो ये करते चले जाएंगे तो चैप्टर तो खत्म हो जाएगा। क्यों? और एक एक एक्ट से करते करते, मान ले कोई भी एक ले लेता, मान ले लॉस टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउस का कौन सा नंबर? तो आई एम तो सुप्रीमली कॉन्फिडेंट कि हर एक के आगे एक नाम, एक आर्टिकल नंबर लगेगा, इसीलिए इस चैप्टर में दिया है। आपको भी ये काम करना है, सिंपल है, तो आपका डीपीएसपी पढ़ के स्ट्रांग हो जाएगा। फिर भी हाँ गाइज, एक जगह पर 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल भी आ सकते हैं, उसमें क्या है? ये है ही इतने बारीक की पता ही नहीं चलता है कि वो गांधीयन बात भी कह रहा है और इंटेलेक्चुअल बात भी कह रहा है। 48 क्यों? ये कह रहा हूं, जो गांधीयन प्रिंसिपल है लास्ट वाला 6 पॉइंट देखेंगे तो उसमें भी लास्ट में भी 48 दिया हुआ है, और डिजिटल में गए जाएंगे तो थर्ड पॉइंट में भी 48, दो जगह 48 है। अच्छा वैसे, हाँ हाँ, ये गांधीयन वाला 48 है। हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ अलग किया, उसका बेस भी थोड़ा कम हो रहा है, जरूरत नहीं है। इससे हमको बस हमारी अंडरस्टैंडिंग को ठीक रखना है। आफ्टर अ पॉइंट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर इज नॉट मच टू अंडरस्टैंड इन द आर्टिकल। जब फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ रहे थे, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन द, ये इसको नहीं देगा, वो उसको करेगा, ये वो, क्योंकि फंडामेंटल राइट ये तो क्या डायरेक्शंस है, तो हमको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या अप्लाई हो रहा है। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आउटसाइड पार्ट 4, हमने फंडामेंटल राइट में भी बाहर देखे थे, तो ऐसे ही 2-4 आर्टिकल इधर है कि मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देना है, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, SC ST को भी सर्विसेज में लेकर आना। हाँ बिल्कुल, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह है, और हमको संविधान में अलग अलग जगह ये सारी चीज़ें तो देखने मिलती है ना। ऐसा तो है ही नहीं संविधान में, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में औरतों के लिए, बच्चों के लिए, SC के लिए, ST के लिए, और सारी चीज़ों के लिए, हिंदी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, टैक्स के लिए, ये सब सारी चीज़ें तो और आर्टिकल्स में तो देखने मिल ही रहा है ना, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर भी इस डायग्राम में एक जगह एक बात रह गई है, और यही मेरे प्रीलिम में भी एक जगह रह गई थी। क्या? हाँ सर, तो आपने 36 और 37 तो पढ़ा है, तुम भी नहीं पूछे। सही है बच्चों, इट इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट जस्ट लाइक विच आर्टिकल 12, और ये 37 जो मेरे से एग्जाम में गलती हुई थी, पता है 37 आर्टिकल में क्या लिखा है? डीपीएसपी इज फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। आई स्टिल रिमेंबर प्रीलिम में पूछा था, और ऊपर लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? A fundamental right, B DPSP, C both, D कॉन्स्टिट्यूशन। मैं तो डीपीएसपी नहीं टिक कर रहा, क्योंकि मैं तो भावनाओं से गया था, मेरे ध्यान ही नहीं कि ये 37 आर्टिकल है अपने आप में। ऐसा ध्यान क्यों नहीं दिया गया? ऐसा ध्यान, इट इज फंडामेंटल टू गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ऐसा ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्यों मेरे से गलती हुई होगी, और मेजॉरिटी लोगों से होती है, और आपका भी पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद हो गई। क्योंकि जब हम किताब पढ़ते हैं ना,
क्योंकि जब हम किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब में ऐसा है कि ना यहीं पर 37 लिख दिया है, फीचर में 37 लिख दिया ना, तो ना दिखता ही नहीं है 37। और क्योंकि अगले पेज पे 38 से ही चालू होता है ना, तो हमारी पढ़ाई भी 38 से चालू। लिखा है ना 37। DPSP is fundamental to the governance of this country. आगे बढ़े। यही ढांचा है, चैप्टर छोटा है, बारीक वर्ड प्ले की गलतियां होने का चांस है, मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं उसमें गलती नहीं होती, फंडामेंटल राइट में उसमें हो सकती है। हाँ वही बात है, क्योंकि इसमें जो स्टेट की बात हो रही है उसमें स्टेट थोड़ा नैरो है उस स्टेट के मुकाबले, बस उतना ही। तो इस वजह से कोई लड़ाई ना कर ले, इसीलिए। सवाल फेयर गाइस, यही DPSP। आगे बढ़े। एक्ट्स लाने पड़ते, अच्छा वो सब 4-5 बातें तो हो गई ना हमारी। दे आर नोवल फीचर दिस डेमोक्रेसी, दे आर नॉन जस्टिसिएबल, है ना, ऊपर लिखा है क्या हमने? अच्छा वो जो सेंटेंसेस हम लिख रहे थे उसमें 2 सेंटेंस और लिखो ना। दे आर नॉन जस्टिसिएबल, दे आर नॉन जस्टिसिएबल, और एक जो हम लिख रहे थे लिखा नॉन जस्टिसिएबल। एक और लिख GOI 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लिखना इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये कुछ ऐसी बारीक चीजें हैं जो ऊपर लिखा हुआ रहे तो गलती कम होती है, और ये जो बोर्ड पे है ये तो इतना तो कर ही सकते हैं एक चैप्टर में। फिर फंडामेंटल ड्यूटी पे चल रहे हैं हम। फंडामेंटल ड्यूटी, स्टोरी स्टोरी स्टोरी, इमरजेंसी के वक्त क्या रियलाइज हुआ पता है? सब कुछ सरकार ही करेगी क्या? सिटीजन्स को भी काम दो, तो सर क्या काम दे? तो स्वर्ण सिंह साहब को बिठाया गया, साहब आप बताओ ना सिटीजन क्या कर सकते हैं? तो स्वर्ण सिंह साहब ने सिटीजन्स के लिए ड्यूटीज बताई, इस ड्यूटी को ही फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। तो कैसा हो गया कि उन्होंने बहुत सारी ड्यूटी बताई, अभी तो उतना डिटेल में हमको पढ़ने में नहीं आता, तो उसमें से 8 सरकार ने, हाँ
सरकार ने 8 ड्यूटी जो इन्होंने सजेस्ट किया था वो मानी। सही है। फिर सरकार ने 2 ड्यूटी बाद में प्लस की, तो 10 हो गई। फिर वर्मा कमेटी बाद में बैठी थी, तो वर्मा कमेटी ने भी अपनी तरफ से 1 प्लस कराया। तो ना टुडे आपको और मुझे 11 फंडामेंटल ड्यूटी है जो निभाना पड़ता है। सर नहीं निभाया तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, पर सरकार को मालूम है कि आप नहीं भी निभा सकते। आप निभाव के लिए सरकार ने क्या किया बताए, इसके सामने भी हर एक के एक्ट पास कर दिए। मतलब सर, अरे यहां सॉरी, सही है। अब चक्कर क्या फंस गया था, संविधान तो लिख दिया गया, अब क्या करें। तो 1 से लेकर जा रहा था, ऐसे जाता है ना संविधान। सब जा रहा था, तो 51 पे तो डीपीएसपी कंप्लीट हो गया था। तो ना ऐसे किया, इधर एक आर्टिकल डाला 51A, और 11 ड्यूटी देनी थी, ABCDEFGHIJK। सो 51A क्लॉज ए, 51A क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी करके फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई है। ये इस चैप्टर का स्टोरी है, ये इस चैप्टर का स्टोरी है। उसमें से 2-3 फंडामेंटल ड्यूटी तो अपने को मैच करके देख ही लिए कि ये हमको करना होता है, और एग्जाम में जो फिक्स मिस्टेक आती है वो उन 2 में तो है ही, एक और जगह है, बाकी फंडामेंटल ड्यूटी। अच्छा, चैप्टर के ऊपर लिखो कुछ, लिखो फ्रॉम यूएसएसआर, फ्रॉम यूएसएसआर नॉन जस्टिसिएबल, from USSR non-justiciable to citizens only, for citizens only, for citizens only, और एक और लिखा source of inspiration। जैसे फैंसी कुछ मान ले, और अच्छे से घर पे पढ़ना हो, जैसे थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 ये टोटल 10 ऐड किए थे, सब तो हैंडल कर सकते। स्वर्ण सिंह कमेटी की ये स्टोरी, और ये रहे सारे फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन अगर बनाना होता और मैं बोलता कि कंपलसरी 51A क्लॉज ए पे ही बना, तो एक कौन सा ऐसा वर्ड डालता जिससे गड़बड़ हो ही सकती थी। थैंक यू। यहां से फ्लैग और एंथम है, पिछले 20 दिन से पार्लियामेंट में किस चीज की लड़ाई है, सॉन्ग। सही है, 20 दिन नहीं कम, आगे 20 दिन तक चलेगा। आपको अपने झंडे और अपने नेशनल एंथम को इज्जत देनी है, मुझे भी, मतलब नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को इज्जत देनी है, इंडिया के सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, देश को नेशनल सर्विस वगैरह देनी है जब बुलाया जाए आपको, भाईचारा निभाना है धार्मिक लेवल पर, भाषा के बिना पर, रीजनल लेवल पर, डाइवर्सिटी लेवल पर, और कभी भी ये ध्यान रखना है कि औरतों के खिलाफ कोई भी तरीके का नीच स्वभाव व्यवहार आपका नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान का जो धरोहर है
और हिंदुस्तान की जो संस्कृति है कोशिश कीजिएगा कि उसको आप कीमत दें और उसकी संरक्षण करें। कीमत दे इज़ वैल्यू, संरक्षण इज़ प्रिजर्व, धरोहर इज़ हेरिटेज, कल्चर इज़ संस्कृति। इससे ज़्यादा मैं एक ही फ्लो में हिंदी इंग्लिश नहीं कर सकता। टू प्रोटेक्ट एंड, ये तो बात ही हो गई है, इसी में तालाब वालाब बचाने का बोला है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ओपन फॉर व्हाट? कुछ लिखा नहीं है आगे। पब्लिक प्रॉपर्टी को आपको बचाना है और कोशिश कीजिए कि वायलेंस ना हो। और लास्ट, सेकेंड लास्ट, एक्सेल करने की कोशिश कीजिएगा अपनी निजी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ पर। नेशन के काम कॉन्स्टेंटली आने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि ये देश और ये राष्ट्र आगे बढ़े। अच्छा लग रहा है तुमको बोल के? करना कुछ। और यही था वो 2002 में वर्मा जी वाला स्टोरी है। वो कारगिल का वॉर हुआ था ना 99 में, 2000। हाँ, तो उसके बाद इनकी कमेटी बैठी थी रिव्यू करने के लिए कि फंडामेंटल ड्यूटी हम ठीक से कर रहे। तब वर्मा जी ने बोला था कि शिक्षा की थोड़ी इंपॉर्टेंस है, शिक्षा डालिए ना ड्यूटी में। तो ले शिक्षा क्यों ड्यूटी में डालेंगे? शिक्षा तो ऑलरेडी आर्टिकल 21A में है और शिक्षा तो ऑलरेडी DPSP में है। तो ले नहीं, सिटीजन को भी जिम्मेदारी दो कि वो शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाए। तो बोले कि मतलब सिटीजन को क्या जिम्मेदारी दे? उनके जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, नागरिक को बोलो ना कि उनके उत्थान के लिए कुछ करे। बोले ऐसा, ठीक है वर्मा जी, डाल देते। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत हमारा 11th फंडामेंटल ड्यूटी डाला है। सही है? आपको घर जाके एक छोटा सा काम करना है। फीचर्स वो तो ठीक है। क्रिटिसिज्म और डाल सकते थे, बड़े वेग है, सही से बताए नहीं, इतने ड्यूटी थोड़ी हो सकते, ये सब लिखा। सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है, इससे अच्छा हो जाएगा। ये रहा मेरे काम का। अच्छा, ये वर्मा कमेटी का वो था। एक क्वेश्चन है, एक काम है, आपको 1 से लेकर 8 तक ये जितने भी एक्ट लिखे इसके सामने एक फंडामेंटल ड्यूटी लिखो। सेट हो रहा है ना? दैट्स इंपॉर्टेंट। हो रहा है, मतलब घर पे भी कर सकते हैं, बट समझ आना चाहिए ये मैं क्यों नहीं करा रहा। नहीं तो आप आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे पीछे जाके। और आर्टिकल क्योंकि बहुत छोटा लाइन है तो उतना जहमत तो आदमी को उठाना चाहिए।
और क्योंकि फिर समझने की भी कोशिश नहीं करेंगे कि ये किससे मैच हो रहा है। हाँ, द इंडियन पीनल कोड डिक्लेयर्स द इम्प्यूटेशंस एंड असर्शंस। कोई भी चीज आप टेढ़ा मरोड़ करोड़ कर देते हैं वो। द डिक्लेयर्स इम्प्यूटेशंस एंड असर्शंस प्रीजुडिशियल एज पनिश। अगर आप किसी अरे कानून का उल्लंघन या उसे तोड़ मरोड़, हाँ कोई बात नहीं, कोई भी बैठ रहा हो। अरे हाँ बैठ सकता है, 2-3 बार क्यों नहीं बैठ सकता। जैसे चलो बात कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट में अहमदाबाद है, 2 में एलिफेंट है, 3 भी एलिफेंट है, 4 शायद चेन्नई है, 5th एलिफेंट है, 6th एलिफेंट है, 7th गोवा है, 8th गोवा है। सो फार सो गुड। उसी से तो थोड़ा पता चलता है कि बच्चा कुछ यही पढ़ ले। फिर जैसे गाइज इसके बाद मैं इसके बाद वाला ही चैप्टर ले रहा हूं। चैप्टर में 5 मिनट ही लगेगा क्योंकि पहले पढ़ा दिया है, तो ले लेते हैं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सुनते हैं। बोर्ड पे सुनते हैं। पढ़ाया था पहले इसीलिए बात कर रहा हूँ। 5-7 मिनट में फ्लो बैठ जाएगा। जैसे अमेंडमेंट का मतलब ही होता है कुछ भी चीज़ मतलब हम तो यहाँ पर सॉरी इसको बदलने को लेकर बात कर रहे हैं। हमने कहा हाँ भाई बदल दो। सदन में 2 ही तरीके की मेजॉरिटी से चीजें बदलती थी। सही बात है। दूसरा, पहले यही वाला ले लेते हैं। मैंने आपको स्पेशल मेजॉरिटी में कितने प्रकार कराए हैं। मैं तो प्रकार पूछ रहा हूं। 2 टाइप्स। कौन से? पहला टाइप कौन सा है? 2/3 of the members present and voting, 50%, total 50% of the membership or the where 2/3 of the members are present and voting, ये वो वगैरह। है ना, ये सब बात हुई है भी अपनी। तो ये मैंने डब्बा बना के ए कर दिया। बिल्कुल, ये एक पढ़ाया था। फिर क्या पढ़ाया? ऑसम। तो जो बी है इसमें क्या लिखो? थैंक यू। ए प्लस, थैंक यू लिख रहा हूं। लेकिन मेरे काम का कुछ है। ऑसम। यही भी है ना। पर मुझे कुछ इंग्लिश में पूछना है। स्पेशल मेजॉरिटी में जब भी कोई चीज़ रखते हैं पास होता है, क्या ऐसी 2 चीज़ें हैं जो यहां हो सकती है पर यहां अलाउड ही नहीं है? एक, नो जॉइंट सिटिंग अलाउड। दूसरा, प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो मुझे ना यहां कुछ लिखना है। कोई बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमेशा अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू 2 तरीके से कोई भी बिल पास किया जा सकता है। और
इन दोनों केसेस में कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है और प्रेसिडेंट वीटो नहीं कर सकते। जिस दिन पूरा पॉलिटी खत्म होकर ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा, उस दिन ये सब बैठ जाएगा। अभी तो कुछ बच्चों को महीना हो गया होगा ना, भूल भी गए हो, आ जाएगा। ये चैप्टर 2 ही पेज का है, बातें भी 2 ही है, हम उसको तोड़ तोड़ के पहले किया करते थे। सो यू विल गेट दैट फनल रेडी, बट द इंटेंशन इज कि जैसे डीपीएसपी का एक पेज बना, तो वैसे क्या इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ये एक पेज चला जाए, तभी नोट मेकिंग में छोटा होकर फिर बुक पे कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो वो चैप्टर्स के नहीं बनते ना, तो हम जब लक्ष्मीकांत खोलते ना तो हम सोचते पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है इस चैप्टर में, बना के निकल ना। सही है। इधर क्या करूँ, इसमें भी 2 पार्ट है। नहीं, विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ही स्टार्ट होता है ना, प्रायर परमिशन। तो बिल्स तो सब बिल ही है, याद आ रहा है, विद प्रायर परमिशन। फिर उसके बाद सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउस पास होगा। मेरा इंटरेस्ट तो एग्जाम्पल में है। कौन कौन से की बात हुई थी? राजा साहब ऑर्डिनरी है, फाइनेंस तो उधर जाता है। 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, आर्टिकल 2, 3, 4। याद आ रहा है? ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्री और ये वो सब। अब तो बस 2 ही मिनट लगेगी आगे। यही इस चैप्टर का सारांश है, जो शब्दों में बहुत सारा लिखा हुआ है। मैंने कहा 5 मिनट लगेगी तो कर लेते हैं, किया हुआ भी है ही। सही है, चैप्टर में कहीं कहीं मार्क कर लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे, बोर्ड पे, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सही बात है, आर्टिकल 368 के तहत होता है। ये सब तो ओके, आप इधर देखिए प्लीज। बराबर, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट 368 के तहत ये तो बात हो रखी है ना अपनी, ये वाली, बाय एनी मिनिस्टर 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। बराबर, और ये जो मैंने अभी बोला था बच्चों, देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। बराबर, फिर ये बात बोला था, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज और हर एसेंट। सही है, यही 2 बात थी। स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, वो तो बात हो ही गई है, 368 हो गया। डन। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, ये बात हुई। एक जो हमारा ए है, एक जो हमारा ए प्लस है, बाय सिंपल मेजॉरिटी ये वाले हैं। ध्यान से, जो अभी मैं बात कर रहा था, इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368, है ना। ये देख, जो अभी मैं आपको बोल रहा था, आर्टिकल 2, 3 वगैरह, मेरे से जो एग्जाम में गलती होती है वो ये वाली होती थी। ये वाली होती थी। अच्छा, मेरा दिमाग हमेशा कहता रहता था कि शेड्यूल 5 या शेड्यूल 6 में कुछ स्पेशल मेजॉरिटी लगती होगी, ये वो। ये बात मैं इसीलिए भी कर रहा हूँ। सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए अभी करंट अफेयर्स में क्या बोल रहे हैं, हमको शेड्यूल 6 में इंक्लूड कीजिए। तो जब गवर्नमेंट रेजिस्ट कर रही है तो वो यही सब अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं। बट इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ओनली द प्रायर permission of the president is required and the parliament can easily pass it with a simple majority। तो ये कह रहे हैं कि जब आप कश्मीर को
वो करने 370 हटाने के लिए, जब नया आर्टिकल देने के लिए, इन सब के लिए आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसा स्पेशल मेजॉरिटी वाला काम कर लिया, तो फिर 6 शेड्यूल वाले में तो प्रायर परमिशन खाली लगेगी और सिंपल मेजॉरिटी से बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से हो ही जाएगा, और दोनों में बीजेपी इतना स्ट्रेंथ तो रखती है कि उस काम को कर सके, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे? दिस इज द होल आइडिया। मुझे इसीलिए इसकी बात करनी थी। फिर मैंने एक दिन शायद कहा था कि इसको आप घर जाकर पढ़िएगा ज़रूर कि मुद्दा क्या है, तो आपका करंट अफेयर वाला पार्ट स्ट्रेंथ पकड़ेगा। सही है? स्पेशल मेजॉरिटी ये तो आसान है, यही अपना ए है, यही अपना ए प्लस कंसेंट है, या बी है। बराबर? क्रिटिसिज्म फिर इसमें जो एबीसी में टाइप में मार्क किया एबीसी में, तो ए में आपने जो बताया आर्टिकल 2 वो वाली बात है ना, बाकी में जो हमने पहले किया है बिल्कुल। अमेंडमेंट बाय सिंपल करके आया है, तो ये तो रहा अमेंडमेंट बाय सिंपल। इतना उलझ क्यों रहे हो? ये सिंपल है। स्पेशल मेंटल फ्लो रहता है ना, तो बात बन जाती है। ओके, थोड़ा सा बुक में स्विच खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमने टेस्ट में एंटी डिफेक्शन को लेकर बात किया है। एंटी डिफेक्शन है वैसे बहुत आसान, ओरली भी बात किया जा सकता है, ओरली भी बात किया जा सकता है। जैसे मुझे ही कुछ चीज़ें एंटी डिफेक्शन को लेकर, जैसे मैं कहता हूँ कि हाँ बताओ जो आता है, मान लो मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाँ बताओ जो आता है, एनीबडी? थोड़ा सा शब्दों को मजबूत करना पड़ेगा। कोई एमपी है, अगर वो हाँ कहे तो सारे एमपी हाँ कर देंगे, तो 400 450 से तो पास हो जाएगा ना। अपनी पार्टी के, रूलिंग पार्टी के लिए नहीं, अपनी पार्टी के लिए। थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और बेहतर। चलो मैं बात, जब भी आप किसी पार्टी से अगर बिलोंग करते हैं, उस पार्टी ने अगर संसद में, दोनों में से किसी भी संसद में जब बिल रखा है या कोई बात रखी है, और उस पर वोटिंग का जब समय आ जाए, उस वोटिंग के समय अगर आप उसके हित में या उसके अनहित में वोट करते हैं, तो वोट में 2 प्रकार होते हैं, एक ना और दूसरा एब्सटेन। तो फिर एंटी डिफेक्शन, या इसको हिंदी में हम कैसे बोले, पलटी मार का आप पे लांछन लगेगा। तो फिर आप निकाले कैसे जाएंगे? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? स्पीकर इज राइट, बट हम लोग हमेशा कहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द विधानसभा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द विधान परिषद, प्रिसाइडिंग ऑफिसर निकालेगा। अगला क्वेश्चन, मान ले मैं ही यहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूँ, मैंने कहा तूने पलटी मार दी, निकाल दिया मैंने। किसके तहत निकाला? 10 शेड्यूल के तहत। तो पर प्रीवियस लेक्चर में तो बात हुई थी हमारी, क्या जब संविधान बना था तो कितने शेड्यूल थे? 8। हमने कब जोड़ा था 9वां? कल 31 बी के तहत नहीं जोड़ा था 9वां, तो आज कौन सा जोड़ना पड़ेगा? 10वां। इसका मतलब ये एंटी डिफेक्शन का कॉन्सेप्ट संविधान बनने के बाद आया है। सही है? तो मैंने देखा कि ये लड़की ने पलटी मारा, तो मैंने कहा आपने पलटी मारा, आई एम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, हमने इसको एंटी डिफेक्शन में शेड्यूल 10 के तहत निकाल दिया। आई हैव अ क्वेश्चन, कैन शी गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर जुडिशियल रिव्यू? यस। कि हो तो होलाहान केस, एक केस है, मैं मार्क कर दूंगा, उसके तहत शी कैन गो फॉर जुडिशियल रिव्यू। बराबर? आपको
आपको 2-3 इंस्टेंसेस बताने पड़ेंगे जब, जैसे चल मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, नॉमिनेटेड मेंबर के पास क्या चॉइस है? जैसे अगर ये लड़का नॉमिनेटेड है, अब तो लोकसभा में नॉमिनेटेड रहा नहीं, तो ये राज्यसभा में उन 12 में नॉमिनेटेड है, ये कब तक पलटी मार सकता है? विद इन 6 मंथ्स या आफ्टर? विद इन। आफ्टर 6 मंथ्स मारेगा तो ओके। दूसरा क्वेश्चन, ये नॉमिनेटेड है तो कोई बात नहीं, दूसरा वाला मेंबर है, जैसे आप अगर उल्टा वोट कर दिए तो अब तीसरा मेंबर कौन सा होता है? हाँ, इंडिपेंडेंट, निर्दलीय बोलते हैं। तो मान ले आप निर्दलीय है, ये नॉमिनेटेड था मेरी तरफ से, आप निर्दलीय, आप सब एक पार्टी के, फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? थैंक यू। इसके तो सिर्फ पार्टी ज्वाइन करने पर ही इसको निकाल देंगे। तो निर्दलीय तो पूरी जिंदगी सदन में बैठेगा तो पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। तो आजकल इंडिया में क्या चलता है, तो वो लोग कैसे पार्टी को मेजॉरिटी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? वो साइड से नहीं, उसे हम हिंदी में कहते हैं बाहरी समर्थन, अंग्रेजी में कहते हैं आउटसाइड सपोर्ट। नहीं, कुछ भी, जैसे एक बिल पास हुआ तो बिल में हमने कहा कि यार लोग कम पढ़ रहे हैं, तो हमने कहा कि तुम इंडिपेंडेंट हो यार, तो तुम तो वैसे भी इंडिपेंडेंट हो, तुम तो कहीं भी वोट कर सकते हो, तो तुम मुझे बाहरी समर्थन देते हो। सही है। क्या लगता है क्यों लाया होगा ये? पलटी मारी बंद करने की क्यों इच्छा हुई होगी? क्योंकि नंबर कम पड़ते होंगे टोटल सरकार बनाने के लिए। तो क्या बोलते होंगे, तू मेरी पार्टी में आ जाना। तो जब सामने वाला आपकी पार्टी में आता होगा तो बदले में क्या मांगता होगा? मंत्री पद, पोजीशन। इसीलिए पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक दिमाग वाला काम क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, शेड्यूल 10 डाला, शेड्यूल 10 में लिख दिया क्या बातें? वोट नहीं કર્યો અને એબ્સ્ટેન કર્યો ને ગયો, નોમિનેટેડ મેમ્બરે આ કર્યો ને ગયો, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ મેમ્બરે આ કર્યો ને ગયો। અને હજી એક વાત, 15% का कैप लगा दिया द प्राइम मिनिस्टर एंड द टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। तो ना ध्यान से, पार्लियामेंट पे और स्टेट लेजिस्लेचर में 15% मिनिस्टर्स का मैक्सिमम कैप लगा दिया। तो अगर आप पलट के चले जाएंगे, एग्जाम्पल लेते हो, एग्जाम्पल जैसे 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा हो सकते हैं, लमसम कितने होंगे? 15% लमसम 80। तो आज अगर करंट गवर्नमेंट में ऑलरेडी 80 मिनिस्टर है, कोई पलटी मार के आएगा तो अब तो आ ही नहीं सकता। क्यों? सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ही कैप लगा दिया है। तो लगा सर मेरा नंबर, पहले क्योंकि ये कैप था नहीं, तो बोलते आई जा हमણાં જ मिनिस्टर बनाए दो तेने, पलटी मार के आते थे। मैं भाई मतलब खुला दिखता था कि कल तक तू इस पार्टी में था, तू आज इस पार्टी में आके डायरेक्ट मंत्री पद की शपथ। अब तो कैप लगा दिया है, तो हो नहीं सकता। एक प्रीलिम का क्वेश्चन पूछूं, स्टेट लेजिस्लेचर में जैसे पार्लियामेंट में मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स का कुछ नहीं दिया है, पर मैक्सिमम का दिया है। सही है? तो मैं कह रहा हूं स्टेट लेजिस्लेचर में तो मैक्सिमम का दिया है, तो स्टेट लेजिस्लेचर में मिनिमम का कुछ है क्या? कितना याद नहीं है। तो इसीलिए गोवा 30 MLAs का है अगर, तो गोवा में 15% नहीं है, मिनिमम 12 हो सकते हैं। क्योंकि अगर गोवा के 30 में से 15% लेंगे तो 4.5, 5 लोग मिनिस्टर होंगे। तो गोवा में 30 लोगों की लेजिस्लेटिव असेंबली में 12 मिनिस्टर है, तो वो 15% का रूल नहीं फॉलो करता है गोवा। डिफरेंस बिटवीन में हमने कराया था बचपन में, कभी जब पॉलिटी करते थे तब। ऐसा इतना ही है एंटी डिफेक्शन, और सारी बातें हुई हुई है बराबर, बट रीलिव इसीलिए कर रहे क्योंकि एक चैप्टर है ये। हालांकि पार्लियामेंट पढ़ते वक्त इसी चैप्टर की सारी बात हो गई थी, तो फिर भी कुछ फैक्चुअल लेवल पर तो करेंगे ना बोर्ड पे। 2003 सॉरी 1985 में
10 शेड्यूल ऐड किया, मार्क करे। मार्क क्या करना है, बोर्ड पे देखते ना, पॉलिटिकल पार्टी वाले में 15 दिन के अंदर अंदर बात करनी पड़ेगी कि निकालना है कि नहीं। इंडिपेंडेंट तो पलटी मार ही नहीं सकता। नॉमिनेटेड, ध्यान से सुनना, अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ अ हाउस बिकम्स डिसक्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द इफ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। कहने का मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन करना है तो कर ले राजा, उसके बाद पलटी नहीं मार सकता। तो अगर उसके बाद करते तो एक्सेप्शन, 2 ही एक्सेप्शन है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट, 2 पार्टी मर्ज हो गई, 2 पार्टी मर्ज हो गई और किसी को पार्टी छोड़नी हो, मर्ज पार्टी, तो एक्सेप्शन है। सेकेंड, ये बीजेपी है, यहाँ पर ओम बिरला बैठते हैं, स्पीकर बन गए, तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, पार्टी छोड़नी पड़ेगी। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब आकर पार्टी छोड़ते तब कोई बात नहीं, तो इसीलिए 2 एक्सेप्शन। मर्जर के केस में अगर, हाँ, यू वांट हॉट वाटर, बोलू, आर यू वेरी श्योर? दो ही एक्सेप्शन है, मर्जर के वक्त या तो छोड़ सकते हैं आप पार्टी, या दूसरा अगर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो इसको पार्टी छोड़ना नहीं कहते, बस पार्टी की मेंबरशिप आपको जाने देनी पड़ती है। यही 2 एक्सेप्शन है। डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है बच्चों? हमेशा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। कि हो तो होलाहान केस में क्या बात किया है, दैट यस इट इज अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। रूल्स कौन बनाता है एंटी डिफेक्शन के? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। यही 10 शेड्यूल है, हाँ कि ना? जिसमें कोई खास बात? अच्छा, वो 91st अमेंडमेंट आया क्या? हाँ, यही तो था 2003। जैसे मैं यही बात कर रहा था ना बोर्ड पे, बच्चों 1985 में तो 10th शेड्यूल आया ना, लेकिन 2003 में वो 15% वाला रूल आया है। तो वो यही लिखा है बस। कहाँ लिखा है? अच्छा, ये है साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और अभी जिस बच्चे ने 12 का जवाब दिया था, थैंक यू। तो इसीलिए केंद्र में 15% ऑफ द लोकसभा है, मिनिमम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। राज्य में 15% ऑफ द विधानसभा है, लेकिन मिनिमम 12 भी हो सकता है। सही है? बचपन की बातें कभी हम किया करते थे। नहीं, वन फाइन डे यार वो फनल बन जाएगा। मतलब देयर कम अ टाइम, जब पॉलिटी खत्म होता है, यू टेक सम टाइम एंड यू रीड इट इन वन गो। या फिर जब टेस्ट्स वगैरह आते, एग्जाम करीब आता है, तब टेस्ट सीरीज वगैरह आते, तो फिर ऑब्वियसली फुल लेंथ के टेस्ट होते हैं, अभी भी होंगे अपने तो ऑब्वियसली। तब जब फुल गो में पढ़ते तो ये सब फिर इनका एकत्रीकरण हो जाता है, फिर अलग अलग कुछ नहीं होता है, फिर तो ज्ञान है ऐसा। और इतना रॉकेट साइंस ज्ञान है नहीं। आगे बढ़े? ओके। एक ना एक पैच होगा आपके बुक में, उस पैच का नाम पॉलिटिकल डायनेमिक्स नाम का एक पैच है। वैसे तो उस पैच में प्रीलिम्स को लेकर चीजें कंपैरेटिवली कम है, बट 2-3 पेज के चैप्टर्स है। इतने दिन हमको पॉलिटी पढ़ते हुए हो गए, तो एक डिसेंट ग्रिप ओवरऑल इंडिया की वर्किंग पे आ गया है। तो कैसा है कि 2-3 पेज के चैप्टर्स है, उसमें एक जगह ऐसा है जहां प्रीलिम की चीजें काम की है, अदरवाइज बाकी सारा सिर्फ बेस्ड ऑन डिस्कशन है और कुछ भी नहीं है। एक बार देखें प्लीज, देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, दोस्त आप आ गए उधर? पॉलिटिकल पार्टीज, वर्ल्ड में 3 टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती है।
सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, एक देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी। कौन सा देश जानते हैं आप? चाइना। सेकेंड, टू पॉलिटिकल पार्टीज, कौन सा देश? यूएसए, कोई भी एक और, इंग्लैंड, बराबर है, दो पॉलिटिकल। हमारा देश क्या है? मल्टी, मल्टी में भी मल्टी। जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन ईवीएम देखते लगता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से इतने पॉलिटिकल पार्टी कब आ गए? हाँ, तो इसीलिए हमारा देश एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। उसमें जैसे कुछ बातें, जैसे यहाँ पर जो बात लिखी है, जैसे मल्टी पार्टी जब बन के तैयार, तो हमारा देश है मल्टी पार्टी। जैसे आज हमारा देश कैसे चल रहा है केंद्र में, कैसे चल रहा है देश में? एनडीए की गवर्नमेंट है, बट वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम पे चल रहा है। सही है। हमारा गुजरात राज्य कैसे चल रहा है? वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो कैसे चलता था? कोalition गवर्नमेंट चलता था। वही सब लिखा है। जैसे वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम होता है, ये कब होता है? जब नंबर ऑफ सीट्स एक पॉइंट के बाद ज़्यादा पार हो जाए तब। जैसे वैसे तो आज एनडीए की गवर्नमेंट है, जैसे गोल्डन फिगर लोकसभा में कितना है? 273, 273, तो उसमें बीजेपी के पास वेरी क्लोज टू 273 है। तो इसीलिए कोalition नहीं होता है। जब कांग्रेस सरकार बना रही थी मनमोहन सिंह साहब के वक्त, तब 200 तक होता था, 180 भी जाता था, 110, 120, तो सब अलग अलग नंबर्स है, मेरा उतना भी रिकॉल वैल्यू पुअर हो रहा है। तब बोल नहीं पाते थे कि एक सिंगल पार्टी का डोमिनेंस है, तो कोalition गवर्नमेंट बनती थी। सिंगल पार्टी डोमिनेंस, तारीफ दोनों साइड की तो ओके है। मेरा ये बाहर आवाज आ रहा है, दरवाजा खुला है। So many people in this world, in this country need to study polity. It helps you evolve as a human being a little, I'm assuming. पढ़ते हैं। जैसे कोalition गवर्नमेंट का ड्रॉबैक क्या है? दिक्कत क्या है कोalition गवर्नमेंट में? इसको हिंदी में बोलते गठबंधन की सरकार, कभी भी टूट सकती है। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फिर खुद ही के एक्ट चेंज हो, स्कीम चेंज हो जाते हैं। फिर वो जो 15% मिनिस्टर होते हैं ना, वो 25-30 पार्टी के होते हैं। जैसे वाले एग्जाम्पल, कांग्रेस की गवर्नमेंट में लालू प्रसाद आरजेडी के थे और रेलवे मिनिस्टर थे, तो एक संकलन नहीं बैठ पाता कोalition गवर्नमेंट में। सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होता है का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? डिक्टेटरशिप आ जाती है, और जिस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं उस आइडियोलॉजिकल चीज़ों को दबा के प्रमोट कर पाते हैं, क्योंकि नंबर्स उनको अलाउ करता है। यही बातें यहाँ लिखी है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी तो होगा ही ना। जैसे एक कॉन्सेप्ट चलता है इंडिया में, पर्सनालिटी कल्ट। जैसे मतलब ये टॉपिक क्या बात कर रहा है? टॉपिक ये बात कर रहा है कि इंडिया है कैसा है। सुनते जाना, क्या इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है? क्या इंडिया में वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम चलता है? 20-30 साल तक कांग्रेस का चला, पिछले 10 साल से बीजेपी का चल रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। क्या इंडिया में लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट हो सकता है? हाँ। जैसे किताब क्या बात करता है, जैसे एग्जाम्पल बोर्ड पे, जैसे बच्चों बीजेपी को किस टाइप की आइडियोलॉजी की पार्टी बुलाते लोग? राइट विंग। सही है। तो ऐसे ही लेफ्ट विंग भी होता होगा, है ना? कोई पार्टी का नाम? सीपीआई। तो कुछ पार्टीज यहां पे होती है, लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी का केस होता है। कभी घूम के इधर,
कभी घूम के इधर सत्ता ढूंढने के चक्कर में ये सब ये मल्टी पार्टी सिस्टम में हो सकता है। दो ही पार्टी हो तो आइडियोलॉजी का कोई लैग ही नहीं आएगा, सिंगल पार्टी हो तो आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी है, ऐसा होता है। पर्सनालिटी कल्ट होता है, हमारे देश में है। AIDMK, जयललिता, TMC, ममता बनर्जी, बहुजन समाज पार्टी मायावती, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह थे, RJD लालू प्रसाद, TDP चंद्रबाबू नायडू, बीजू जनता दल नवीन पटनायक, DMK करुणानिधि। हमारे देश में तो जितनी रीजनल पार्टीज है सब पर्सनालिटी कल्ट पे चल रही है। सब पर्सनालिटी कल्ट पार्टीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? पर्सनालिटी गई, पार्टी गई, उसको मजबूत करना पड़ता है। जैसे साउथ में भी ये ट्रेंड बहुत विजिबल है। रजनीकांत एंटर्ड पॉलिटिक्स, पवन कल्याण एंटर्ड पॉलिटिक्स, Kamal Hassan entered politics, Thalapathy Vijay has recently entered politics. They are all trying to encash it with the personality cult system that is a possibility in South. करंट लेवल पर लोग बोलते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट में भी ये चीज़ देखी जा रही है। मोदी जी के रिप्लेसमेंट को लेकर यही चर्चा है, स्लोगन्स भी यही यूज़ होते हैं ना। किसको वोट दिया? मोदी को। आपने तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी नेता को दिया होगा ना भाई। मोदी जी को तो सिर्फ वाराणसी वाले दे सकते हैं, आपने कैसे दिया? तो वो एक फैक्टर है ना, इंडिया में है। बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल फैक्टर्स वोटिंग होती है इंडिया में, 100% होती है। रीजनल पार्टीज इंडिया में इमर्ज हुई है क्या? दबा के अरबों करोड़ों की मात्रा में हो सकता है। इंडिया में फैक्शंस और डिफेक्शंस होते हैं। ये शिवसेना UBT, शिवसेना शिंदे है ना, हाँ। UBT उद्धव बाल ठाकरे, तो SS ब्रैकेट UBT, SS शिंदे होता ही है। पार्टियां ही आपस में टूटती। लैक ऑफ इफेक्टिव ऑपोजिशन होता है इंडिया में, विजिबल है, होता है। अब ये रहा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज पढ़नी पड़ेगी, सुनना ध्यान से गाइस। ये रहा एग्जाम के काम का आइटम, बाकी सारी चीजें सिर्फ डिस्कशन का पार्ट। सुनिए, चैप्टर के एंड में देखिए इंडिया में कौन कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है। चैप्टर के एंड में देखिए कौन कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है। दिख रहा है? दिख रहा है? जैसे सॉरी, हाँ, एक टेबल जैसा बनाया है, घर जाके आप ही को इसको मजबूत करना पड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी सिखाने की है। बच्चों, एक पार्टी कब नेशनल पार्टी बनती है का पहला क्राइटेरिया देखें,
उसमें लिखा है इफ इट सिक्योर 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट्स। तो अब मुझे इसको इस टेबल में डालना है, तो मैंने टेबल में 4 आइटम बनाए, सॉरी क्या लिखा है, इफ इट हैज वोट पोल्ड 6% ऑफ वैलिड वोट्स, 4 और मोर स्टेट्स लिखा है ना। अच्छा स्टेट्स तो मैं लिखना ही रहेगा, नहीं ये सीट्स है। एक काम करता हूं ना, if it has vote polled 6% of the valid votes, फिर if it has secured 6% of the valid votes in any of the 4 or more states at a general election to the Lok Sabha, तो ये क्या लिखूं मैं, जनरल इलेक्शन टू द लोक सभा, और अब ये दूसरा क्राइटेरिया, और टू अ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो मेरे को इधर क्या करना पड़ेगा, VS, सही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है एंड एडिशन टू विन 4 सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एनी ऑफ द स्टेट्स। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इसका मतलब क्या है, 4 राज्यों में से जीतना पड़ेगा, 4 सीट लानी पड़ेगी, और जब 4 राज्यों में से 4 सीट लेकर आओगे तो टोटल जितनी वोटिंग हुई है उसका 6% से ज्यादा वोट आपको मिलना चाहिए, तब आप नेशनल पार्टी बनेंगे। VS इज विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, समझ आ रहा है, इसका टेबल बनाना पड़ेगा घर पे। दूसरा भी देखें, सेकंड देखते हैं, इफ इट विंस 2% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा, तो अब यहां पर सीट्स इन द लोकसभा में क्या करूं मैं, ये नेशनल पार्टी में, इफ इट विंस 2% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा, फिर क्योंकि ये सीट्स वाला है ना, फिर पढ़ो ना आगे, and these candidates are elected from 3 more than 3 तो बाय डिफॉल्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 3, एंड इसके बाद थर्ड है, ऐसे करते करते आपको बनाना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, पता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वैसे तो ये रट के ही करने वाला काम है, पर इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इस बात को समझें कि ना बातों में फ़र्क है। अरे क्योंकि 2% सीट्स इन लोकसभा है, तो परसेंट सीट्स अलग है, नंबर ऑफ सीट्स अलग है, स्टेट्स अलग है, और परसेंट वैलिड वोट्स अलग है। जहां पर जो लागू होता है उस चीज को खाली टेबल में बिठाना है अपने को। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे ऐसा ही काम हम स्टेट पार्टी के लिए करेंगे। जैसे स्टेट पार्टी का पहला लेना कि कब स्टेट पार्टी बनते हैं, इफ इट सिक्योर्स 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। सही है, ये बोर्ड पे देखते हैं। फिर राइट, इट विंस 2 सीट्स, ऑब्वियसली और स्टेट पार्टी मतलब विधानसभा में तो होगा, क्या होगा, इस वाले में तो मैंने मार्कर कर तो दिया है, वाइट मार्कर ही LS है और ये मार्कर ही VS है, और वैसे भी स्टेट पार्टी वाले में मैं कुछ भी LS नहीं कर रहा। आएगा ना, यही तो मिस्टेक है। देखो
पॉइंट नंबर 2 में, इसीलिए तो लिखाया है, संभाल लोगे, खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड वाले में लिखा है इफ इट सिक्योर 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एट द जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा, और उसके बाद तो इन एडिशन लिखा है इफ इट विंस 1 सीट इन द लोकसभा ऑफ द स्टेट कंसर्न, और उसी राज्य में अगर वो एक लोकसभा की सीट जीतती है तो। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ऐसे केसेस में गाइस आप एक नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी बनते हैं, ये क्राइटेरियाज दिया गया है, सही है? आर्टिकल देखते हैं प्लीज। सो ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस है ना? ये पार्टियों के नाम, मतलब इसका क्या काम, किसने कौन सी पार्टी बनाई है, कौन, प्लीज। रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, छोटा चैप्टर है, जैसे बिना देखे भी बात, जैसे रीजनल पार्टी क्या करके देती है? आंसरेबिलिटी क्रिएट करे। अगर आप इंडिया, जैसे लोग सोचते हैं इंडिया में क्या रीजनल पार्टी, ऐसा है नहीं है, मैं बता दूं आपको, बोर्ड पे अगर आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा, नॉर्थ ईस्ट में रीजनल पार्टी का बहुत बोलबाला है गाइस, वेस्ट बंगाल में रीजनल पार्टी का ही बोलबाला है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, सॉरी बिहार में पहले बात कर लेते हैं, बिहार में भी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश कुमार एंड लालू प्रसाद रीजनल पार्टी का बड़ा रोल प्ले करते हैं। उत्तर प्रदेश में फिर से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, मतलब कि मुलायम सिंह और मायावती अच्छा रोल प्ले करते हैं। फिर अगर आप उड़ीसा आ जाएंगे तो बीजू जनता दल ही ऑपोजिशन है, रीजनल पार्टी अच्छा रोल प्ले करती है। अगर आप झारखंड में देख लेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन अच्छा रोल प्ले करते हैं। अगर आप आंध्रा में चले जाएंगे तो अभी तो रेवंत रेड्डी है कांग्रेस, बट अदरवाइज आंध्रा में कौन रोल प्ले करते थे? चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी बहुत बड़ा रोल प्ले करते। केसीआर की तो खुद की सरकार है। अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो डीएमके एआईडीएमके रोल प्ले करती है। अगर आप केरला देखेंगे तो केरला में सीपीआई सीपीआईएम रोल प्ले करती है। अगर आप महाराष्ट्र देखेंगे तो शिवसेना रोल प्ले करती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं पता है? आप ऐसा दिमाग में ना सोचे कि हम सिर्फ एक केंद्रीय पार्टी से ही देश चल रही है, सारे राज्यों में रीजनल पार्टियां देश चला रही हैं। होता है लोगों के, अभी ऐसा हो गया है कि भाई सब रीजनल पार्टी है। अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, मतलब पढ़ाने को लेकर तो, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, पढ़ाने अकाली दल पंजाब, कि ऐसा है नहीं जैसा सोच रहे हैं। आप गुजरात में हैं, इस वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं, बाकी देश भी है। सारे राज्यों में रीजनल पार्टी का बहुत मजबूत रोल है इंडिया में, बहुत मजबूत। वो क्या करके देते? स्वाभाविक सी बात, आंसरेबिलिटी क्रिएट करके देते, लोकल जो मुद्दे हैं उनको बरकरार रखे देते। ये सब, ये तो लॉजिक है ना, मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ सर एग्जाम के लिए प्लीज। रीजनल पार्टी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। बेसिकली हम लोग जब बात करते हैं तो हम कहते हैं डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं रीजनल पार्टी। जैसे इलेक्शंस इन इंडिया, देखो 90% तो हमने दो अलग अलग चैप्टर्स के थ्रू इसको पढ़ा था। कब? द वेरी फर्स्ट लेक्चर दैट वी एक्चुअली स्टार्टेड विथ इलेक्शंस इन इंडिया। क्या वोटर होता है, वोटर कैसे वोट पे जाता है, फिर कैसे वोट देता है, ईवीएम दबाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, काउंटिंग खत्म होता है, काउंटिंग खत्म होने के बाद एमपी जीतते केंद्र में आते। एक वो वाली जगह पर अपने इलेक्शंस इन इंडिया की बात हुई थी। दूसरी जगह जब बात हुई थी जब हम इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे थे, कैसे इलेक्शन कमीशन होता है, फिर स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर हेड होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, फिर बूथ होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट, याद आ रहा है वो फ्लो चार्ट? वही इसमें लिखा है। हाँ, और 2-3 बातें और भी लिखी है कि जैसे 18 साल की उम्र के हो जाएंगे तब होगा, वोटर आईडी इलेक्शन कमीशन ही देती है। गाइज जाने अनजाने में हमने पूरा लक्ष्मीकांत खत्म होने आए तो हमने इलेक्शन तो पढ़ ही लिया होगा।
कोई ऐसी बात सर, यार अब कोई ऐसी बात तो नहीं है। एक बात तो हाँ सर, जब यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन रिसेंटली हुआ ना, तो 15 वोट इनवैलिड थे, मतलब वो पढ़ने के बाद भी वैलिड कैसे हो जाना है? मुझे भी देखना पड़ेगा। फर्स्ट डिग्री मतलब इनवैलिड होने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे उनका क्वेश्चन है, बट इट्स अ वेरी सिंपल गूगल आइटम। हिज क्वेश्चन इज, अभी सीपी राधाकृष्णन साहब जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने तो सर उसमें 15 वोट इनवैलिड गिरे, तो कैसे वो वोट्स इनवैलिड हो गए? सवाल का जवाब इसीलिए नहीं पता क्योंकि इनवैलिड भी बहुत कारण से हो सकते हैं। तो सिर्फ गूगल पे जाकर ये टाइप करके देखना है, द रीजन फॉर द 15 इनवैलिड वोट्स इन द करंट वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उसका रीजन आ जाएगा, तो तेरे को पता चल जाएगा कि क्या है। बाकी जो वोट होता है वो ईवीएम के थ्रू होता है, और ये वाला जो हुआ था वो बैलेट पेपर। रिप्रेजेंट का सिस्टम है, उसमें जो लोग वोट देने जा रहे हैं वो तो मतलब ठीक लोग एमपी वगैरह है, उनका वोट कैसे इन्वॉल्व, इसलिए मेरे को पूछा। उसका क्वेश्चन भी ठीक है, इसमें तो बैलेट पेपर वोटिंग होता है, तो जितने लोग लेने जा रहे देने जा रहे हैं वो सब तो थोड़े से मतलब बेटर देन द सिटीजन कैटेगरी होना चाहिए, तो उसमें क्या दिक्कत हो। अब यार ये एक्चुअली अब ये ना इलेक्शन कमीशन के ही डोमेन के अंदर आता है, हमारे जैसा आदमी कभी, क्योंकि वो लोग उस वोट को वेरीफाई करते तो उनके अपने रूल्स और क्राइटेरिया उसके हिसाब से। ये वो वाले इलेक्शन की बात हो रही जो आप और हम वोट करने जाते हैं उसकी। इलेक्शन इलेक्टोरल सिस्टम कैसे बन के तैयार होता है, इलेक्शन मशीनरी। गाइज मैंने बहुत सारी बात आपसे की थी, चेयरमैन होते हैं, फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, हमने बात की है। हाँ, इलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले इलेक्शन अनाउंस होता है, फिर इलेक्शन का टाइम होता है, फिर नॉमिनेशन पेपर आप फाइल करते हैं, फिर उसके बाद थोड़े दिन मिलते हैं, फिर कैंपेनिंग होती है, कैंपेनिंग के बाद फिर उस दिन इलेक्शन होता है, शाम को एग्जिट पोल होता है। इलेक्शन कमीशन पहले ही अनाउंस कर देता है कि मान लीजिए 12, 14 और 16 तारीख को इलेक्शन होगा, तो 17 तारीख को वोटिंग होगी, काउंटिंग 17 तारीख को काउंटिंग होगी। 17 इतना तो अब आने लगा है आचार से। हाँ, इसी में जिस दिन, जैसे आज इलेक्शन कमीशन बैठा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बोला कि सो द इलेक्शन विल बी अनाउंस्ड फ्रॉम द 5th ऑफ जनवरी, आचार संहिता लागू उनकी कुर्सी से उठते ही, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जिसको बोलते हैं, फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट से लेकर इलेक्शन डेट तक नहीं, काउंटिंग तक, डेट तक, फिर डेट के बाद क्या, डेट तक, फिर पोलिंग डेज होते हैं, बैलेट पेपर होते हैं, सबके सिंबल समझ तो आता है ना ये सब। हाँ, ये चैप्टर क्यों, ठीक है। फिर ईवीएम होता है, पढ़ो अच्छा लगता है, होना चाहिए। फिर वोट की काउंटिंग होती है, फिर सब किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो पिटीशन फाइल करते, चैप्टर बढ़ा दिए। ओ भाई साहब, इनमें लिखा है कि हर बार इलेक्शन हुआ तो किसको कितने वोट मिले। गाइस रिलैक्स, आर यू गोइंग टू गो फॉर अ डिबेट इन, हाँ, सो इट्स फाइन। सिविल सर्विसेज डजंट प्रमोट सच नॉलेज, ये सब पान के गल्ले पे इधर उधर जैसे वो एक बार कांग्रेस को 206 थी तब सरकार बनाई थी, 145 पे सरकार, ये वाला क्लोज कॉल था, मैंने तो होश संभाल लिया था मैंने तब। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी 99 से 2004 तक, कारगिल को लेकर थोड़ा प्लस माइनस हो गया था, तो 2004 में इलेक्शन आए, कारगिल तो 99 और उसका इफेक्ट 2000 तक दिखा था। तो 2004 में जब इलेक्शन था तो ऐसे ऐसे चल रहा था, पर अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इतना कल्ट था कि लोगों को लग रहा था कि अटल बिहारी ही आएंगे ना, तो तब ऐसा हो गया था। मतलब सोनिया गांधी वॉज ऑल्सो कैंपेनिंग वेरी नाइसली, पर तब क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का कल्ट था, ऐसा नहीं लग रहा था कि कांग्रेस आएगी। तो 138 आई थी, और कांग्रेस की लोकसभा टाइप के इलेक्शन में ना ऐसे दो टॉप पार्टी के 5-7 सीट कम ज़्यादा बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपने तो खैर वो एरा कभी देखा ही नहीं, जब से होश संभाला है 100-150 का ही गैप देखा है, तो तब ऐसा हो गया था। तो आई स्टिल रिमेंबर लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को समर्थन देने के लिए रेडी हो गए थे,
और तब रामविलास पासवान, मतलब सारे रीजनल प्लेयर्स के पास यहाँ पे देख है। जैसे समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह बोले हम आपको देंगे समर्थन, आरजेडी बोली हम देंगे समर्थन, मायावती भी बोलने लगे। अब समाजवादी पार्टी और मायावती दोनों तो खुद ऑपोजिशन में खेलते, तो दोनों केंद्र में एक साथ कैसे आ सकते हैं, पर समर्थन दे के सरकार का हिस्सा बन सकते। उस साल बहुत खतरनाक चला था गेम। अच्छा, 2009 तक चला। तब बहुत सारे लोगों को लगता था कि 2009 में अब वापस कांग्रेस कैसे आएगी, और खासकर 2004 में जब कांग्रेस जीती थी या सरकार बनाई थी, तब क्योंकि सब सोनिया गांधी बोल रहे थे और मनमोहन सिंह बन गए थे, तो वो 5 साल तक थोड़ा टाइम लग गया था इंडिया को कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, ऐसा। बट फिर एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हाई हो गई थी, क्योंकि उनका जो ओवरऑल रेज्यूम है वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो एज अ वेरी नाइस सोबर मैन, वो बहुत अच्छा, वो एक क्या बोलते हैं आप लोग की जेन जी के, वो वाइब क्रिएट करते थे, तो वाइब क्रिएट करते थे। तो फिर जब 2009 में फिर 200 सीट पार हो गई थी, तो तब ऐसा हो गया था कि वाह, मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। हाँ, प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो एक टाइम पीरियड था। और फिर आपने एक एरा देखा है, क्योंकि ना मतलब आप सोच के देखो, बीजेपी की 116 है, 138 है, 116 है, गिर रही है। और गिरने के बाद अगर कोई बोल देता ना 2014 में कि पूर्ण बहुमत बीजेपी लाएगी, तो लोग कहते थे कि इतिहास नहीं पढ़ के आते यार तुम, कैसे लाएगी, क्योंकि यहां से चालू होता है बीजेपी का। जनसंघ गिनती में भी नहीं आ रहा क्या? मान ले, अच्छा छोड़ो, यहाँ से देख, बीजेपी 86, बीजेपी 119, बीजेपी 161, 182, 182, 138, 116, तो एक दायरा बना लिया था कि भाई इतने आएंगे। और 273 गोल्डन नंबर था। ये पिछले कई सालों से कोई भी पार्टी का नहीं आ रहा था। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1980 से 2014 तक, 1980 से 2014 तक, मतलब 34 इयर्स तक इंडिया ने कोलिशन गवर्नमेंट्स देखी है। और उसमें भी वो पार्टी जिसका 150 तक का ब्रैकेट था, उसमें चर्चा होने लग गई थी कि वो पूर्ण बहुमत 34 साल बाद 273 को पार करके लेकर आएगा। उतना एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ रहा था इंडिया में। जब आया तो वो वेव की तरह आया था, वो एक्सेप्टेबिलिटी 2014 में। तो वो जब वो एक टाइम पीरियड था व्हेन पीपल वर लाइक कि यार ये कैसे हो गया। अरे पॉलिटिक्स, रीजनल सीएम केंद्र में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करते हैं, तो इतना, क्योंकि स्टेट पॉलिटिक्स और सेंट्रल पॉलिटिक्स अलग अलग है। बीजेपी में भी तो स्टेट पॉलिटिक्स अलग लोग संभालते हैं, और आज भी तो सारी पार्टियों में ऐसा ही होता है ना। कोई ये नहीं बोलता कि रेवांत रेड्डी कांग्रेस की तरफ से पीएम बन जाएंगे। आपने उसको आंध्रा सीएम देखा है, तो भाई वैसा ही रहता है। दैट वाज अ बिग गेम चेंजर। फिफ्थ में 352, अरे ये सब तो 1971 इमरजेंसी के वक्त, इंदिरा गांधी। यही सब लिखा है, क्या क्या इलेक्शंस में आर्टिकल्स आते हैं। इलेक्शन लॉज, मैंने आपको इलेक्शन लॉज पढ़ाए हैं। कब? ध्यान से पढ़ाया है ना? कब? पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, और जाने और अनजाने में जब भी आगे पीछे आया तब भी पढ़ाया है। तो क्या 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 होता है, कैसे इलेक्शन होता है। जैसे मैंने आपसे इसकी बात की है ना, मुझे याद है कैसे आया, क्या हुआ, कब कॉन्स्टिट्यूशनल, याद आ रहा है? हाँ, अगले साल ही डिलिमिटेशन है। हाँ बिल्कुल, बात किया। अदर एक्ट्स गाइस कोई पूछने में नहीं आता है, ऐसे तो बहुत एक्ट्स हैं। हमारे काम के 2, आरपीए, डिलिमिटेशन।
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, दीज आर ऐसे, सी ये चैप्टर्स ऐसे हैं, फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म हुआ, फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म हुआ, फिर हुआ, फिर हर बार आपको चेंज और कमिटी का वो पूरा पैटर्न मिलेगा। ये सब मेंस के लिए बहुत अच्छे से पढ़ते, बहुत अच्छा फायदा भी होता है, नो डाउट अबाउट इट। या पढ़ते मतलब क्या लिखा है सर इनमें, वो पता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत कहाँ से पड़ने लगी होगी? लाइन में लोग लगे होते होंगे, 4 बाहुबली आते होंगे, सबका वोटर आईडी लाओ, चलो घर, बंद करो रे, साहब लोग को चाय पानी दो, इधर ला थप्पा, दरवाजा खोलो, साहब बैलेट बॉक्स ले जाओ, वोटिंग हो गया है, किस किस का आईडी कार्ड है, जाओ सबके घर में दे दो, इलेक्शन खत्म। वहां से इंडिया का इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, फिर उसमें रिफॉर्म, या फिर पहले जो चलता था, कौन से कमरे में है भाई, कमरा खोला, बक्सा उठा, घर ले गए, शाम तक बक्सा देना है ना, दे देंगे, वहां से चालू हुआ, वहां से करते करते अभी ईवीएम पे आ गया है, क्यों? और अब जो चर्चा चल रही है वो किस चीज की चल रही है? इलेक्टोरल रिफॉर्म में वोट चोरी। ये सब करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। जैसे अभी मुझे अगर क्वेश्चन पूछना हो, ओके, विच इज द बिगेस्ट चैलेंज इन इलेक्शंस, जैसे इलेक्शंस में सबसे कोर क्या होता है कि भाई रैशनैलिटी होनी चाहिए, पब्लिक के सामने रैशनैलिटी होनी चाहिए। तो अभी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस, ये वो किस तरीके से उस रैशनैलिटी को किल कर रहे हैं, क्योंकि उस सेक्शन में रिफॉर्म लाना पड़ेगा। सोशल मीडिया, पूरा साल इलेक्शन चलता है, जाने अनजाने में जब इलेक्शन जिस दिन आ रहा होता है उस दिन तक तो फाइनल होता है, सही है, बढ़िया वीडियो बनाते हैं। जैसे पहले क्या होता था, 4.5 साल बाद भाई साहब दिखते थे, जिस दिन इलेक्शन है उस दिन कैंपेनिंग में एक बार दिखे, अंकल वो मैंने किया था, बेटा फिर कर दियो, फिर मिलेंगे, ये सब चलता था। वो काम करते थे, दिखते नहीं थे। अब जैसे मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता उसमें सी आर पाटिल साहब रहते, हम एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं। तो जैसे परसों वो एक शादी में गए थे, मुझे मालूम है। जैसे वो अभी जो संडे को ये कॉन्क्लेव हुआ था सारे मेयर्स का, उसमें वो नहीं आ पाए थे, वो मुझे मालूम है। फिर वो कब दिल्ली गए मुझे मालूम। अब तो ऐसा लगता है कि वो और मैं रोज मिलते हैं, तो वो मुझे रोज बताते रहते हैं कि कौशल मैंने ये किया है, कौशल मैं ऐसे साथ दे रहा हूँ, कौशल मैं ये करने जा रहा हूँ, इस मेरा ना इस पे ये मत है, मेरा थॉट्स ऐसे हैं। तो अब वो मुझसे कनेक्टेड रहते हैं, तब मैं धीरे धीरे फीड होता रहता हूँ। तो जब इलेक्शन आता है तो फाइनल हो जाता है कि मैं किसको दूंगा, तो ऑपोजिशन वाले को स्कोप ही नहीं मिल रहा। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म तो लाना पड़ेगा। फिर मैं लाइक दबाता हूँ, ये दबाता हूँ, वो सब दबाता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय बीजेपी सब लिख, तो धीरे धीरे पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे हो रहा है, क्या है सब। तो अब इलेक्शन कमीशन सोचती है कि उधर कैसे भी करके उसको कंटेन किया जाए, क्योंकि एक वीडियो बनाओ, 60,000 ग्रुप्स आप मैनेज करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स, 15 मिनट्स में वायरल कर दो, आपकी बात पहुंच गई। पहले तो रैली होती थी, बच्चा बच्चा स्लोगन जानता है, इस बार 300 पार, इस बार 400 पार, और पता नहीं क्या क्या। तो वो इलेक्टोरल रिफॉर्म अभी चाहिए। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो टुडे के आते हैं, बट अब जैसे जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए क्या ओवरवेलमिंग होगा
आपको लगेगा ओ तारकुंडे कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, वोरा कमेटी, इंडियन कमेटी, इंद्रजीत कोयम कमेटी, दिस कमेटी, वेंकट चलैया कमेटी, बहुत सारी सर कमेटी लिखी हुई है। आप कमेटी याद करने का आज काम नहीं कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर इंडिया में चर्चा क्या हो रही है। इट्स जस्ट अनदर चैप्टर, सही है। उसमें बहुत सारी चीज़ें तो दिखेगा, जैसे आज आपको नहीं समझ आएगा, पर जैसे मान ले कि प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑन लिकर है, तो लेगा अच्छा इस वजह से जिस दिन इलेक्शन होता है वो ड्राई डे होता है क्या? हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी कि फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, करते करते किया तो बहुत, आज भी बहुत सारा कर रहे हैं। ओवरवेल्म मत हो जाइएगा ये देख के कि बहुत सारा पढ़ने समझने को आ गया। इफ़ यू गो विद द फ्लो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग इन टुडेज टाइम। Reading about how India reformed its election process is no rocket science. It is doable. बात समझ आ रही है ऐसा। तो जैसे ये वो 5 पॉलिटिकल डायनेमिक्स में एक आध और चैप्टर नए एडिशंस में आए हो तो एक अलग बात है, बट ओवरऑल जो हमको प्रिलिम के हिसाब से चीज़ें देखनी है वो एंटी डिफेक्शन वाले पार्ट में, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिकग्निशन के जो क्लास और क्राइटेरिया है वो वाले पार्ट में, ये 2 चीज़ें हमको मेन देखनी पड़ती है इलेक्शंस वाले में। और अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो। फेयर, जैसे ओके, आई हैव अ प्लान इन माइंड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सो टुमारो वी पिक अप प्रीएम्बल एंड देन जैसे कल हम पंचायती राज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट मोटा पार्ट है जो हमको देखना करना चाहिए। फिर